अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी अपोजिशन के रेडार पर आ गए हैं। अब वजीर आजम इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के बाद अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी है। आज कुछ देर पहले की यह खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कौन करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके जहन में होगा कि दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है और तहरीक अदम एतमाद के बाद ये पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं कि स्पीकर और या डिप्टी स्पीकर या जिसके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद दोनों में से पेश हो तो वो इजलास की सदारत तब तक नहीं करते जब तक तहरीक अदम एतमाद पर फैसला न हो। लेकिन इसमें एक टेक्निकल एक इशू है जो बहुत सारे शायद दोस्तों को मालूम ना हो। मैंने अभी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो हुकाम हैं, जो जिम्मेदारान हैं, लेजिस्लेशन ब्रांच है जो वहाँ से मैंने मालूम किया है कि क्या हो सकता है। अपोजिशन का ख्याल तो ये है कि जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई तो वो फिर होल्ड हो गए, हैंग हो गए, समझे, वो लटक गए कि वो अब सदारत नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, वो ऐसा नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद पर करारदाद जो पेश होती है, एक तो होती है तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी के पास या स्पीकर के पास, वैसे अमूमन सेक्रेटरी के पास होती है, जाकर जमा करा दी। किसी के पास भी हो सकती है, सेक्रेटरी नहीं है, स्पीकर नहीं है तो एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, किसी बड़े अफसर के पास, जिम्मेदार के पास जमा हो सकती है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। तो जब जमा हो जाए तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो गई है, फिर सदारत कर सकते हैं स्पीकर कौमी असम्बली भी और इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी कर सकते हैं। पिछले इजलास की जो मंडे को हुआ था 3 अप्रैल को, उस दिन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, लेकिन स्पीकर ने इजलास की सदारत नहीं की थी और तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हुई थी। कौमी असम्बली जो तहरीक अदम एतमाद है, कौमी असम्बली के ऐवान में उसकी करारदाद पेश नहीं हुई थी, करारदाद की मंजूरी नहीं हुई थी, पेश होने की मंजूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो कर सकते थे। लेकिन स्पीकर ने बाद में ऐलान भी किया था, ये जारी भी किया था कि मैंने एहतियातन सदारत नहीं की और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को भेजा था, चार्ज दी थी कि आप सदारत करें क्योंकि अपोजिशन एतराज न करे। ये स्पीकर का मौक़िफ़ था। लेकिन कल जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, इसमें फड्डा इस पे ज़रूर होना है। जो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपोजिशन कहेगी कि जी तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, इन दोनों साहिबान के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ भी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी, लिहाजा ये दोनों सदारत नहीं कर सकते। चलो, दोनों सदारत नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा, ये बड़ा सवाल होगा। ये भी आईनी सवाल है कि भाई अगर स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है, फिर दायरे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसला करना होगा या सेक्रेटरी ने, जो भी, मुझे नहीं पता इसका आइडिया। लेकिन इस है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का मामला, स्पीकर ऑफिस का मामला है। स्पीकर भी होल्ड हो गए, डिप्टी स्पीकर भी होल्ड हो गए, तो फिर कौन करेगा। तो ये वैसे तो स्पीकर होता है, तो स्पीकर जब इजलास शुरू करता है तो पैनल ऑफ चेयरमैन के मेंबरान के नाम अनाउंस किए जाते हैं कि भाई ये 5-6 मेंबरान होंगे, अपोजिशन और हुकूमत दोनों के मिक्स होते हैं। अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ना हो तो ये इजलास की सदारत करेंगे। वो हर सेशन के लिए अलग अनाउंसमेंट होती है। वो पैनल ऑफ चेयरमैन के जो मेंबरान का नाम है वो हर सेशन के लिए अलग होते हैं। लेकिन ये तो कल एक इजलास है, एक दिन का। अब इसमें स्पीकर भी नहीं सदारत कर सकते, डिप्टी स्पीकर भी नहीं कर सकते, तो फिर कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये होगा कल कि भाई सदारत कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हुई है। वो कौमी असम्बली ऐवान में उसकी करारदाद पेश नहीं हुई, मंजूर नहीं हुई करारदाद वोटिंग के लिए, जो जब कि भाई तहरीक पेश करने की करारदाद मंजूर होती है ना ऐवान में,
वो नहीं हुई। जब तक वो नहीं होती तब तक वो सदारत कर सकते हैं। ये हुकूमत मौक़िफ़ कल देगी, लेकिन अपोजिशन इसको नहीं मानेगी। अपोजिशन कहेगी कि भैया देखो, पिछले इजलास में जो मंडे को हुआ था, कासिम सूरी ने जिसमें गैर आइनी रूलिंग दी थी, इजलास मुलतवी कर दिया था, उसमें भी स्पीकर ने इसीलिए नहीं की, स्पीकर ने खुद जारी भी किया है कि मैंने एहतियातन नहीं की। अगर स्पीकर कर सकते हैं तो उस दिन क्यों नहीं की? उस दिन स्पीकर ने नहीं की, ये सबूत होगा कि स्पीकर नहीं कर सकते, तो हम नहीं करने देंगे। अपोजिशन दोनों साहिबान पर एतराज़ करेगी और अपोजिशन ने ये तहरीक अदम एतमाद दोनों के खिलाफ जमाई इसलिए कराई है कि दोनों को सदारत करने न दे, ताकि कोई और मेंबर सदारत करे। और अपोजिशन दुआ कर रही होगी, कोशिश भी करेगी कि अपोजिशन का ही कोई मेंबर आए, या मुनहरिफ अरकान में से या इत्तेहादियों में से कोई जो तहरीक अदम एतमाद के हक में है, वो इनमें से कोई तहरीक अदम एतमाद जमा कराए और अपना इनमें से कोई सदारत करे कल वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान। लेकिन ऐसा हुकूमत होने नहीं देगी। तो ये एक पंगा, एक फड्डा जो है इस पे ही पड़ेगा। बाकी आगे क्या होगा, वोटिंग के पे क्या होगा, ये तो अलग मामला है, लेकिन फड्डा इस पे भी चले पड़ेगा। दूसरा, कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले एजेंडा भी आ गया है। 6 नुकाती एजेंडा है, 2 उसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं और 1 पॉइंट ऑफ आर्डर है। बाकी एक जो है चौथे नंबर पे जो है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है। ये क्लियर कर दूं कि कल ही वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद पर, क्योंकि वोटिंग 7 दिन के अंदर होनी थी, 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर। तो 7 दिन वो गुजर चुके हैं। अब दोबारा इस पे नए सिरे से 7 दिन नहीं शुरू होंगे। वही 7 दिन जो गुजर चुके हैं जिनमें नहीं हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने जो वकला बहस कर रहे थे, अपोजिशन के दलाइल दे रहे थे, उनसे मालूम किया था कि अगर 7 दिन के अंदर वोटिंग ना हो और 8वें दिन हो तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है, वो गैर आइनी हो गई। तो वकला ने कहा नहीं, उसकी वो भी गैर आइनी नहीं है, वो भी आइनी है, 8वें दिन भी हो सकती है। अगर 7 दिन के अंदर किसी नागुज़ीर वजूहात के बिना पर नहीं हो सकती और तो 8वें दिन पे भी हो सकती है, 9वें दिन पे भी हो सकती है। तो इसीलिए कल का जो इजलास है कौमी असम्बली का, उसमें एजेंडे में भी तहरीक अदम एतमाद चौथे नंबर पर शामिल कर दी गई है। पहले नंबर पर है जी, मेरे पास एजेंडे की कापी भी यही है। पहले नंबर पे है जी तिलावत कलाम, हदीस पाक, नात शरीफ और कौमी तराना। और दूसरे नंबर पर है वक्फ़े सवाल। तीसरे नंबर पर है एक तवज्जो दिलाओ नोटिस, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के काउंसलर्स की तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुतल्लिक है, फ़हीम खान का। और एक फिर और तवज्जो दिलाओ नोटिस है नून लीग का, मरियम औरंगज़ेब और बाकी नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और इन लोगों का। उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है और उस पर वजीर पेट्रोलियम से वजाहत मांगी गई है। तो इसी तरह 6 नुकाती एजेंडा जो जारी किया गया है उसमें भी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शामिल की गई है। तो एक धुआंधार इजलास होगा। वोटिंग का तरीक़ेकार मैं बता दूं आपको, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, बहुत सारों को शायद न पता हो। वोटिंग का तरीक़ेकार ये होगा कि डिवीजन होगी, तकसीम होगी, यानी अपोजिशन और हुकूमत की अलग अलग लॉबीज़ हैं। जिस तरह मैं सामने आपके बैठा हूँ, मेरी राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, तो इसी तरह स्पीकर बैठे होते हैं। स्पीकर की राइट साइड पे हुकूमती लॉबी होती है जिसमें हुकूमती मेंबरान जाते हैं, और स्पीकर की लेफ्ट साइड पर होती है अपोजिशन की लॉबी। और उनका दरवाज़ा कौमी असम्बली हॉल के अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है, 2-3 दरवाजे होते हैं, लेकिन अंदर हॉल में से भी दरवाज़ा निकलता है। तो वो लॉबीज़ जो होती हैं उनमें वक्फे के दौरान लोग मेंबरान बैठते हैं। उनका सर्विस रूम समझे एक होता है, वहाँ पे उनको चाय पानी गपशप ये वो सारा कुछ वहाँ पे करते हैं, रिलैक्स भी वहाँ पे करते हैं वक्फे के दौरान। तो वो स्पीकर डिवीजन करेंगे और ऐलान करेंगे। स्पीकर जो भी सदारत कर रहे होंगे इजलास की, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो या पैनल ऑफ चेयरमैन का मेंबर हो, कि जी तहरीक अदम एतमाद के जो हामी अरकान हैं वो चले जाएं जी मेरे स्पीकर की लेफ्ट साइड पे लॉबी में, अपोजिशन वाली लॉबी में, और जो तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ अरकान हैं यानी जो वजीर आज़म के साथ खड़े हैं, वजीर आज़म को नहीं हटाना चाहते, वो चले जाएं स्पीकर की राइट साइड पे लॉबी में। तो स्टाफ कौमी असम्बली का
लॉबीज के दरवाजे पर खड़ा होता है, रजिस्टर, लिस्टें, उनके पास मेंबरान के नाम शाम होते हैं, वो टिक कर रहे होते हैं, और एक नहीं कई स्टाफ के मेंबरान जो होते हैं वो खड़े होते हैं। अपोजिशन और हुकूमत अपने बंदे गिन भी रही होती है। एक एक मेंबर अंदर लॉबी में जाता है, नाम लिखवाता, सीरियल नंबर के साथ उनके नाम लिखे जाते हैं। वो अंदर सब, जब सारे मेंबरान अंदर चले गए, जिसने लेफ्ट में जाना है लेफ्ट वाली लॉबी में तहरीक अदम एतमाद के मुखालफत में, तो वो राइट में जाएगा, जिसने तहरीक अदम एतमाद के हक में जाना है तो वो लेफ्ट पे जाएगा। जब सारे मेंबरान लॉबीज में चले जाएंगे तो स्पीकर आर्डर करते हैं कि जी लॉबीज के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। फिर इस तरह लॉबीज के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और फिर लिस्टें मंगवाई जाएंगी। जो नाम लिखे जा रहे थे लॉबीज के गेट पे, वो उनके गिनती की जाएगी कि जी इधर लॉबी जो हुकूमत की लॉबी है उसमें कितने मेंबरान गए हैं, जो अपोजिशन की लॉबी है उसमें कितने गए हैं। तो वो मेंबरान की तादाद गिनने के बाद स्पीकर फिर हुक्म करते हैं कि जी लॉबीज के दरवाजे अब खोल दिए जाएं, और मेंबरान को हुक्म दिया जाता है कि जी वो ऐवान में वापस आ जाएं। वो फिर ऐवान में दोनों लॉबीज से मेंबरान आकर अपनी अपनी नशस्तों पर ऐवान के अंदर बैठते हैं, और फिर स्पीकर ऐलान करता है अगर तहरीक अदम एतमाद के हक में ज़्यादा है तो कामयाब करार दी जाती है और वज़ीर आज़म हट जाएंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में ज़्यादा वोट हैं तो फिर वो नाकाम करार दी जाएगी और वज़ीर आज़म बच जाएंगे। ये होता है जो तरीक़ेकार है वोटिंग का। लेकिन ये फड्डा सबसे बड़ा जो है इस पे ज़रूर पड़ेगा। हुकूमत ने क्या हिकमत अमली तय की है, इसको हुकूमत कोई ना कोई डंडी मारने के चक्कर में होगी। अपोजिशन ने जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है वो भी इसीलिए कराई है कि डिप्टी स्पीकर ने डंडी मारी थी पिछले इजलास में 3 अप्रैल को, मंडे को, जो वोटिंग नहीं कराई और रूलिंग दे दी कि जी ये गद्दार हैं, गैर मुल्की एजेंडे के तहत ये साजिश कर रहे हैं। तो इजलास मुलतवी कर दिया, वोटिंग नहीं कराई। तो अपोजिशन ने यह भी इल्ज़ाम उसमें लगाया है तहरीक अदम एतमाद के मतन में कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने के बजाय हुकूमत को फैसिलिटेट किया, हुकूमत की सपोर्ट की, फेवर की हुकूमत को। इसीलिए ये मुतनाज़ा बन चुके हैं और इनको हम तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाना चाहते हैं और ये जमा करते हैं तहरीक अदम एतमाद। दूसरा, इन पर यह भी इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इन्होंने मुसलसल आइन और कानून की वायलेशन की है और धज्जियाँ उड़ाई हैं। 3.5 साल तक ये ऐसा ही करते रहे हैं, इसलिए भी इनको हटाना ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर के लिए बताऊं कि ये जो अभी रूलिंग दी मंडे को 3 अप्रैल को, ये रूलिंग तो इनकी सुप्रीम कोर्ट ने बुनियाद ही इस रूलिंग को बनाया गया, क्योंकि बुनियाद यहाँ से शुरू होता है। जो फसाद की जड़ थी, जिसको आप ये कह सकते हैं ना आईनी बहरान, ये फसाद ही फैलाने की कोशिश थी ना। इस पूरे आईनी बहरान को फसाद का नाम भी दे सकते हैं, मैं तो दे सकता हूँ, मेरे ख्याल, मेरी राय अपनी। तो ये इस आईनी बहरान की और ये फसाद की जो जड़ थी वो थी रूलिंग स्पीकर की, जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दी और मुस्तरद कर दी। लेकिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये पहली तहरीक अदम एतमाद नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स को ये मैं बताऊं कि कुछ को शायद न पता हो, इसी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 2 दफ़ा पहले भी तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमा करा चुकी है। लेकिन वो दोनों दफ़ा अपोजिशन के साथ यानी मुज़ाकरात करके हुकूमत ने झूठे वादे वईद करके, लॉलीपॉप दे के, आसरे दे के वापस कराई थी। और जो कमिटमेंट हुकूमत ने की थी अपोजिशन के साथ, जी तहरीक अदम एतमाद वापस लें तो ये हम कानून साजी जो मुतनाज़ा तरीके से पार्लियामेंट को बिल्डोज करके हमने मंजूर कराई है, यकतरफा तौर पर अपोजिशन का इसमें इनपुट नहीं है, अपोजिशन से राय नहीं ली, मुशावरत नहीं की, एतमाद में नहीं लिया, तो ये हम वापस ले लेते हैं, दोबारा ऐवान में हम मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये हुकूमत ने कमिटमेंट की थी एक दफ़ा और हुकूमत उससे मुकर गई थी। जब अपोजिशन ने वापस ले ली तहरीक अदम एतमाद तो हुकूमत मुकर गई थी। इसी तरह दूसरी दफ़ा भी गिव एंड टेक हुआ था, पॉलिटिकल गिव एंड टेक जो होता है पार्लियामेंट के अंदर आइन और कानून साजी के हवाले से। तो इस तरह का दूसरी दफ़ा गिव एंड टेक करके दूसरी दफ़ा भी वापस ले ली थी अपोजिशन ने। लेकिन अब ये तीसरी दफ़ा इसलिए पेश की गई है ताकि एक तो वो मुतनाज़ा बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा चुकी है कि उन्होंने गैर आइनी रूलिंग दी, वो आइन शिकन है, आइन को की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, ये कहा गया है तहरीक अदम एतमाद में। तो इसीलिए ये सदारत नहीं कर सकते
और अपोजिशन का मकसद भी यही है कि दोनों सदारत न करें ताकि कोई तीसरा मेंबर आए, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमत के लोग कोशिश ये करेंगे, वो ये चाहते हैं कि तब तक ये सदारत कर सकते हैं जब तक इनकी खिलाफ तरीक़त एतमाद की करारदाद असम्बली में पेश ना हो। यानी असम्बली इजलास के अंदर, हाल के अंदर जब दौरान इजलास चल रहा हो इजलास, ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हुई है, इसलिए फ़िलहाल वो सदारत कर सकते हैं, लेकिन इस पर फड्डा ज़रूर पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।